हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रावल कॉन्सेप्ट पर। आज हमारा हड़प्पा में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक रहता है, ठीक है, वो प्रारंभ होने जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ रहे थे। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, इसको हम पढ़ रहे थे। तो आज हम जो पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में, आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के नामकरण से संबंधित जो भी विवाद रहे हैं या टॉपिक रहे हैं उनको पढ़ेंगे, जो उसका कालक्रम रहा है, ठीक है, मुख्य मुख्य जो कालक्रम माने गए या प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जाते रहे या फिर जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो उसके निर्माता हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। देखो, हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण जो हुआ, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के नाम से हमने इसको जाना। और अब जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से हमने इसको जाना तो उसका रीजन क्या था कि हमने क्यों इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहले नाम पड़ा, क्योंकि जो हड़प्पा नामक जो स्थान था, ठीक है, हड़प्पा नामक जो स्थान था सबसे पहले खुदाई जो हुई थी उसी स्थान पर हुई थी। तो जिस स्थान पर सबसे पहले खुदाई होना प्रारंभ हुआ उस आधार पे हमने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया, ठीक है। अब बात आती है सिंधु सभ्यता कि भाई इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा। देखो, हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो हड़प्पा की खुदाई होने के बाद एक विस्तार से खुदाई होना भी प्रारंभ हुआ, ठीक है। जब खुदाई हुई विस्तार से, जो सिंधु नदी जो बहती थी, ठीक है, जो सिंधु नदी बह रही है, ठीक है, मान के चलो हड़प्पा सभ्यता ये है, ठीक है, और सिंधु नदी ये बह रही है। तो फिर क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई डिटेल में हुई तो ये बाकी की और भी जो स्थल थे मुख्य रूप से सिंधु के आसपास अधिक मिलने लगे। तो ये माना गया कि भैया ये जो सभ्यता होगी इसका नाम सिंधु सभ्यता रख देना चाहिए, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास मोस्टली स्थान पाए गए हैं। तो सिंधु नदी को संक्षेप में इतना बोला जाए कि सिंधु नदी को आधार बनाकर इन्होंने इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रख दिया, ठीक है। भाई ये बात तो रही 1947 तक की, ठीक है। 1947 से तो भारत आजाद नहीं हुआ था, या फिर ये कहो कि भाई देखो हड़प्पा सभ्यता कहां कहां तक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में ये सभ्यता फैली हुई है, ठीक है। तो ये सभ्यता फैली हुई है जब भारत 1947 के बाद दो इसके विभाजन हुआ, ठीक है, दो खंडों में जब ये बटा तो मोस्टली ये सभ्यताएं, अब हम जो बात कर रहे हैं ना, अब हम बात करें सिंधु सभ्यता हो गई, इसलिए यहां तक की हो गई कि सिंधु नदी के आसपास बहुत ज्यादा मिलने लगी थी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की, जो हमने 1947 वाला जो टॉपिक छेड़ा, ठीक है, वो हम बात करें सिंधु सरस्वती सभ्यता की। अब हम जो बात करेंगे तो एक बार कंफ्यूजन सा हो गया है, थोड़ा क्लियर कर दूं। सिंधु सभ्यता को जो आधार बनाया गया, वो आधार बनाया गया कि सिंधु सभ्यता के आसपास जो सभ्यताएं मिली, ठीक है, तो उसके आधार पे हमने इसका नाम रख दिया सिंधु सभ्यता। इतनी सी बात रखनी है याद कि हड़प्पा पे सबसे पहले खुदाई हुई, इसलिए उसको हड़प्पा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो है सिंधु सभ्यता के पास अधिकतर क्षेत्र जो स्थान जो है हमें सिंधु नदी के आसपास मिलने लगे, तो हमने इसको क्या करा, सिंधु नदी के नाम से हमने इसको जानने लगे। अब हो जाती है 1947 वाली घटना, ठीक है, मतलब कि भारत और इंडिया का विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो जब भारत और इंडिया का विभाजन हो रहा था तो करीब करीब 40 स्थान ऐसे थे, जो टोटल स्थान है 1400 स्थान है, करीब करीब जो 40 स्थान ऐसे थे जो सिंधु नदी के पास पाए गए। अब हम बात इसकी कर रहे हैं तीसरे टॉपिक की, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। क्यों बोला गया, इसका क्यों नाम पड़ा, ठीक है। अब 1947 के बाद 40 स्थान ही ऐसे थे जो सिंधु सभ्यता के आसपास पड़े, लेकिन सिंधु सभ्यता और गंगा जो नदी है, सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में एक नदी जो अब लुप्त हो चुकी है, ठीक है, सरस्वती नदी, ठीक है, इसके बीच में करीब करीब जो स्थल मिले हैं उनकी संख्या 1100 है। कितनी है? 1100। तो विद्वानों ने ये कहा कि भैया जो अधिकतर जो सभ्यता विकसित हुई, ठीक है, वो भैया इनके बीच में हुई, तो इसका नाम जो असली जो अच्छा रहेगा वो सिंधु सरस्वती सभ्यता रहेगा, ठीक है।
तो भाई ये हुआ कि 80% आज 80% भारत वाले क्षेत्र में मिलते हैं और 20% पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। ठीक है, इस तरह से भी जान सकते हो। तो ये क्या हुआ कि जब 40 मिले तो हमने इसको सिंधु सभ्यता के आसपास जब मिले स्थान तो हम इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जानने लगे। जब और स्टडी हुई, बहुत सारी स्टडी हुई और पता चला कि भैया सबसे ज्यादा स्थान 1100 के आसपास स्थान हमें कहाँ मिल रहे हैं, सिंधु और गंगा नदी के बीच में जो सरस्वती नदी है उसके आसपास हमें अधिक स्थान मिलते हैं। तो इसका नाम कुछ विद्वानों ने ये मान लिया कि भैया इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसको जानना चाहिए या इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रख देना चाहिए। ठीक है, तो एक ये टॉपिक था। ठीक है, आगे देखते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों रखा गया नाम। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि हड़प्पाई लोगों ने सर्वप्रथम तांबे और टीन को मिलाकर, तांबा ठीक है प्लस टीन को मिलाकर क्या बना दिया, कांस्य बना दिया, कांस्य बनाया। ठीक है, इसका निर्माण करा। तो सबसे पहले कांसे का जो उपयोग करने वाली सभ्यता थी वो कौन सी थी, ये हड़प्पा सभ्यता थी। इसलिए इसका जो नाम पड़ा, एक नाम कांस्य सभ्यता भी पड़ गया। ठीक है, और प्रथम नगरीय सभ्यता, सबसे पहले अगर नगरों की जो बात आती है, ठीक है, तो सबसे पहले नगरों की जो बात आती है तो भारत में प्रथम ऐसी कोई सभ्यता थी जिसने नगरों का व्यवस्थित क्रम में निर्माण करा था। ठीक है, तो इसलिए इसको नगरीय सभ्यता के नाम से भी जान लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हम कालक्रम की। कालक्रम की हम बात करेंगे तो कालक्रम सबसे ज्यादा जो मान्य कालक्रम है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो मान्य कालक्रम है वो ये है पहला वाला 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व का जो कालक्रम है अब सबसे ज्यादा मान्य है। ठीक है, ये कालक्रम सबसे ज्यादा मान्य है और इसके जो कालक्रम के जो मान्य होने के जो आधार है, ठीक है, वो रेडियो कार्बन विधि है। कौन सी विधि, रेडियो कार्बन विधि, रेडियो कार्बन विधि। ठीक है, रेडियो कार्बन विधि। लेकिन इससे पहले कुछ लोग क्या मानते थे, इसका जो एज निकालने के जो आधार मानते थे, मेसोपोटामिया में उर और किस नामक दो स्थल थे, वहां से कुछ मुद्रा मिली थी और हड़प्पा की मुद्राओं में समानता देखते हुए उस समय से इसका आधार मानते हुए डेट निकालते थे। ठीक है, जो कि पूरी तरह गलत थी। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा जो मान्य है वो ये है रेडियो कार्बन वाली। ठीक है, अब इसको भी इतना बड़ा काल था कि इसको भी हमने सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा। कैसे बांटा, काल ड्यूरेशन की वजह से नहीं बांटा, सॉरी ड्यूरेशन की वजह से नहीं बांटा, उसकी कि भाई उसके जो गठन हुआ, जैसे कि पहले वो इतनी अच्छी नहीं थी, फिर वो एकदम सुदृढ़ हो गई, फिर उसके बाद उसका पतन होने लगा। तो इन 3 आधारों पर इन्होंने करा, जैसे कि पूर्व हड़प्पाई समय। ठीक है, और ये हो गया परिपक्व हड़प्पाई समय। ठीक है, जब हड़प्पा सभ्यता एकदम परिपक्व हो चुकी थी, अपने पीक पर थी। ठीक है, उसका जो उत्कर्ष था, उसकी जो विशेषता थी, अपने चरम पर थी। ठीक है, ये वो हो गई पूर्व हड़प्पा जो सभ्यता जब बन रही थी उससे पहले का समय। ठीक है, जब बनना धीरे धीरे स्टार्ट हुई थी तो वो समय ये था जब बन के पूरी तरह से तैयार हो गई थी, अपने पीक पर थी। ठीक है, तो ये माना जाता है 2600 से 1900। ठीक है, और वैसे जो स्टार्टिंग मानी गई है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है, और पूर्व हड़प्पाई समय जो माना गया है वो 3500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व के बीच में, और परिपक्व जो समय माना गया है वो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। अब जब इसका जो पतन धीरे धीरे जो स्टार्ट हो जाता है, ये ह्रास की तरफ जो बढ़ती है, ठीक है, उस समय को, ठीक है, जो इसका जो ह्रास होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो लगभग उसका जो ड्यूरेशन मानी गई है वो मानी गई है 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं उत्तर हड़प्पाई समय। ठीक है, काल वगैरह जो भी आप सुविधा लगे आपको कर लेना। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना है।
एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, स्पेसिफिक यही पूछ लेता है कार्बन डेटिंग के आधार पर परिपक्व समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन में ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब आप नीचे आते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने अपने अपना आधार भी दिया है। ठीक है, जैसे कि सर मार्टिन व्हीलर ने समय दिया है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के बीच में, इन्होंने इसका हड़प्पा सभ्यता का काल माना है। आधार क्या माना है? उन्होंने माना है कि जो मेसोपोटामिया के जो शासक था सारगोन, ठीक है, उसके समय हड़प्पा का जो है ना व्यापार, ठीक है, बहुत अच्छा था, चरम पे था। ठीक है, तो उसी को आधार मान के इन्होंने जो सारगोन का जो शासन काल था 2350 के समय था, तो इन्होंने वही आधार मान के इन्होंने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व रख लिया। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो इतना से याद रखना है कि मार्टिन व्हीलर ने कितना समय बताया है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में। और आधार क्या माना है कि मेसोपोटामिया के जो शासक हैं सारगोन, उसको आधार, उनके जो समय का जो व्यापार था उसको आधार माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। डीपी अग्रवाल ने जो समय माना है, डीपी अग्रवाल ने जो समय माना है वो कितना माना है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पाई समय को विभाजित करा है। ठीक है, मैके ने जो माना है, अभी मार्शल कर ले लेते हैं। सर जॉन मार्शल ने जो माना है वो 3200 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व के आसपास माना है। ठीक है, मैके ने जो आधार बनाया है, मैके ने जो आधार बनाया है, एक मिनट रुकना जरा, हाँ ठीक है, हाँ सही है। मैके ने जो बनाया 2800 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने इसका समय निर्धारित करा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, मैके हैं कि इनके समय में मोहनजोदड़ो की खुदाई वगैरह का कार्य भी हुआ था। आगे देखते हैं। एम एस वत्स्य ने क्या काल माना है? 3500 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व का इनका समय माना है। ठीक है, समय इनका माना है। आगे देखते हैं। डेल्स नामक जो थे, इन्होंने 2900 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक इनका समय माना है। किसका समय माना है? हड़प्पा सभ्यता का समय माना है कि भैया हड़प्पा सभ्यता 2900 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक रही थी। अब हम बात कर लेते हैं इनके जो निर्माता थे कि भैया निर्माता कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनके जो 4 निर्माता जो होते हैं कि भाई आखिरकार ये सभ्यता जो रही है इसका निर्माण आखिर किसने करा है। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिक कोई स्पष्ट रूप से कोई नहीं बता देता, लेकिन फिर भी हम एक अनुमान लेके चलते हैं। ठीक है, देखो निर्माता जो है हमने इनको मोस्ट 4 उसमें बांटा है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड, अल्पाइन। ठीक है, एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रथम आने वाली प्रजाति थी। प्रथम आने वाली प्रजाति थी। कहाँ आने वाली? सिंधु क्षेत्र में। सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति थी। ठीक है, कहाँ पे? सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति थी। ठीक है, अब इस समय वर्तमान में ये मध्य भारत में पाई जाती है। किस किस रूप में पाई जाती है? अनुसूचित जाति और जनजाति के। देखो ये इसको निर्माता नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि प्रथम आने वाली प्रजाति थी कहां पे? सिंधु क्षेत्र में। तो अनुमान लगाए कि सबसे पहले आई है, तो भैया निर्माण हो सकता है इन्होंने करा हो। तो ये इनका अनुमान है, हो सकता है इन्होंने करा हो। लेकिन भूमध्य सागरीय जो लोग हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता का इनको निर्माता माना जाता है कि भैया यही हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता हैं, भूमध्य सागरीय लोग ही हैं। देखो पॉइंट मैंने डाल दिए, पहला इसको डिनोट करता है, दूसरा इसको डिनोट करता है, तीसरा इसको और चौथा इसको। ठीक है, उनके बारे में। तो सिंधु सभ्यता का जो निर्माता मोस्टली जो माना गया है, ठीक है, किसको माना गया है? भूमध्य सागरीय लोगों को माना गया है। ठीक है, अब वर्तमान में ये दक्षिण भारत में निवास करते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में निवास करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें जो सिमिलैरिटी जो देखी गई है, ठीक है, सिमिलैरिटी, एक भाषाविद हैं सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है, ये एक भाषाविद हैं। ठीक है, इन्होंने भाषा के आधार पर ये चीज निकाली है। इन्होंने बोला है कि ये जो लोग थे ना सिंधु सभ्यता, ये भूमध्य सागरीय लोग जो थे, ये एक भाषा बोलते थे, ब्राहुई भाषा बोलते थे। कौन सी? ब्राहुई। ठीक है, और ये ब्राहुई भाषा कहाँ बोली जाती थी? बलूचिस्तान में। कहाँ पे? बलूचिस्तान में बोली जाती थी। ठीक है, बलूचिस्तान में
बोली जाती थी। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि भैया ये बलूचिस्तान में बोली जाने वाली भाषा है जो कि दक्षिण भारत के समान है। जैसे दक्षिण भारत में जो बोली जाती है तमिल, तेलुगु वगैरह, तमिल, तेलुगु, ठीक है, इनसे जो है इन्होंने समानता, इसकी इस वाली भाषा की समानता इससे बताई है। ठीक है, आगे देखते हैं। उप हिमालय प्रदेश में रहने वाले कुछ लोगों ने कहा कि भैया उप हिमालय क्षेत्र में जो आज वर्तमान में रहते हैं, ठीक है, कौन, मंगोलाइट, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण करा हो। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ऐसे वाले लोग? असम में, सिक्किम में, भारत म्यांमार सीमांत प्रदेश में, ठीक है, चटगांव की पहाड़ियों में। तो वो याद रखने हैं ये सब चीजें कि भाई उप हिमालय प्रदेश में कौन कौन पाया जा रहा है, ये पाए जा रहे हैं। अल्पाइन कहाँ पाए जा रहे हैं, ये यहाँ पाए जा रहे हैं। तो जितने भी मैंने लिखा है जो जहां जहां पाए जा रहे हैं वो याद रखने हैं। जैसे कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट कहाँ पाए जा रहे हैं, मध्य भारत में पाए जा रहे हैं। किस रूप में? अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में। ठीक है, आगे देखो, ये जो मंगोलाइट कहाँ पाए जा रहे हैं? मंगोलाइट जो उप हिमालय प्रदेश जैसे कि असम, सिक्किम, भारत म्यांमार के सीमांत क्षेत्र, ठीक है, और चटगांव की पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, ये यहाँ पाए जा रहे हैं। कुछ लोग पश्चिमी हिमालय में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग पश्चिमी हिमालय में भी पाए जाते हैं। ये कौन है? मंगोलाइट। ठीक है, अब देखते हैं अंतिम और लास्ट, अल्पाइन लोग सिंधु प्रदेश में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, कर्नाटक में वर्तमान में, ठीक है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ठीक है, और कुछ लोग मध्य एवं निम्न गंगा प्रदेश में भी ये लोग कुछ पाए जाते हैं। तो इनको भी भैया ये माना गया है कि ये भी निर्माता हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि अल्पाइन वर्तमान में कहाँ पाए जा रहे हैं, मंगोलाइट ये कहाँ वर्तमान में पाए जा रहे हैं, भूमध्य सागरीय जो लोग हैं ये वर्तमान में कहाँ पाए जा रहे हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड लोग हैं ये कहाँ पाए जा रहे हैं। ठीक है, और मोस्टली दो टॉपिक ये याद रखें, प्रथम आने वाली कौन सी है, जनजाति, ठीक है, प्रथम आने वाले लोग कौन है, निर्माता, और जो सिंधु सभ्यता के जो निर्माता मुख्य रूप से माने जाते हैं, विशेष रूप से अधिकतर जो विद्वान मानते हैं, ठीक है, हम उनको भी याद रखेंगे। तो आज के हमारे सेशन में इतना ही था। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।